हेलो हे गाइस, आज है 11th ऑफ जून और आज के न्यूज़पेपर की डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ और एडिटोरियल के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, जो सबसे पहली न्यूज़ है वो है GS2 रिलेटेड। हमने इसके बारे में कल भी डिस्कस किया था। हमने देखा था राज्यसभा के इलेक्शंस होने वाले हैं और उसमें से टोटल सीट्स में से 41 सीट्स ऐसे ही फिलअप हो गई थी और 16 जो सीट्स थी उनके जो कल इलेक्शन होने थे। अब इनमें भी दो ही जो मेन स्टेट्स हैं उनके इलेक्शन हो पाए, क्योंकि दो स्टेट्स में हरियाणा और महाराष्ट्र में कुछ ऐसे चलता रहा कि यार उसने ज़्यादा वोट डाल दिए, उसने कम डाल दिया, कंप्लेंट्स डालते रहे तो वो कहते हैं यार क्या ही करते रहते हो। तो अगर यहाँ पे देखा जाए राजस्थान और कर्नाटक की हम अगर बात करें, राजस्थान में जो ज़्यादा सीट्स हैं वो किसने जीती हैं, यहाँ पे कांग्रेस ने, ठीक है। और नंबर 2 अगर हम कर्नाटका की बात करते हैं तो कर्नाटका में जो बीजेपी है उसकी 3 सीट्स बनी है और कांग्रेस की 1 सीट बनी है। लेकिन राजस्थान में अगर देखा जाए तो कांग्रेस ने 3 सीट्स जीती हैं और बीजेपी ने 1 जीती है। अब नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करेंगे तो अभी राज्यसभा के इलेक्शन हमने प्रॉपर कल डिस्कस किया था, ठीक है, कि किस तरह से ये होता है, किस तरह से नहीं होता। आपने ये बताना है कि जो कमेंट सेक्शन में बताना है जो राज्यसभा है, राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं वो रिटायर कितने टाइम के बाद होते हैं, ठीक है। और या फिर आपने ये बताना है कि जो राज्यसभा के इलेक्शंस हैं वो कब होते हैं, ठीक है, कितने साल के बाद में होते हैं। और राज्यसभा ये भी बताना है। देखो, पहली चीज़ आपने बतानी है, क्या बतानी है, नंबर 1 चीज़ कमेंट सेक्शन में कि जो राज्यसभा के इलेक्शंस हैं या फिर उनके जो रिटायर होते हैं लोग वो कितने टाइम के बाद में होते हैं, पहले ये बताना है। और कितने होते हैं, कितने लोग रिटायर होते हैं और कितने साल के बाद में होते हैं। नंबर 2 आपने बताना है कि जो राज्यसभा है, मतलब जो अपर हाउस है वो एक परमानेंट हाउस है या फिर टेम्परेरी हाउस है, और अगर वो कौन सा हाउस है या परमानेंट है टेम्परेरी, उसका जो टेन्योर है वो कितने टाइम का रहता है। नंबर 2 न्यूज़ की तरफ चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट्स प्ली फॉर स्पेशल काउंसलिंग फॉर द नीट पीजी। यहाँ पे बोला जा रहा था कि कुछ सीट्स हैं जो वेकेंट हैं, उन सीट्स को भी भर दिया जाए। और लास्टली वो कहते हैं कि बहुत टाइम मतलब के बाद में जो जितनी भी यहाँ पे काउंसलिंग हो रही थी उसके बाद में जो सीट्स बचे उनको भर दिया जाए और उनके लिए काउंसलिंग करवाई जाए। सुप्रीम कोर्ट ये डायरेक्ट करे गवर्नमेंट को। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यार अगर वो सीट्स नहीं फिलअप हुई, अगर ऑब्वियसली वो नहीं भर पा रही है ना इतनी ज़्यादा टाइम के बाद में भी, तो उसका मतलब ये है कि वो सीट्स को कोई नहीं लेना चाहता था। और अगर हम और मे बी उनका जो स्कोप है, जो फिर उसके मार्क्स हैं या फिर नहीं बन रहे थे बच्चों के, इसी वजह से वो काउंसलिंग के दौरान भी, इतने ज़्यादा काउंसलिंग के बाद में भी 8 to 9 राउंड्स ऑफ काउंसलिंग के बाद में भी वो फिलअप नहीं हो पाई, तो वो मना कर दिया गया। और उन्होंने बोला कि उनको आगे वाले जो सेशन आएगा उसके अंडर हम कैरी ऑन कर लेंगे। लेकिन ऐसे मतलब ऑब्वियसली कन्फ्यूज़न क्रिएट होएगा और बहुत ज़्यादा जो चीज़ है वो ख़राब होनी स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं। वॉर टेक्स टोल ऑन सूरत डायमंड ट्रेड, ठीक है। वॉर टेक्स टोल ऑन सूरत डायमंड ट्रेड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा एक आर्टिकल आया हुआ है। दिस इज़ रिलेटेड टू वी कैन से GS2 के भाई किस तरह से वो जो वॉर वगैरह इंटरनेशनल लेवल पे वो चल रही है अगेन विद द GS3 इकोनॉमिक्स। यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि जो मितोष पटेल, कोई 38 ईयर्स ओल्ड बंदा है, वो कहते हैं मैं घर पे बैठे बैठे 18,000 पर मंथ अपना जो पैसे वो कमाता था और सिर्फ 3 घंटे पूरे दिन में देता था, जिसमें वो क्या करते थे, कटिंग और पॉलिशिंग ऑफ डायमंड करते थे वो, और बिसाइड्स हिज हाउस, ठीक है। तो अभी उनको ये बताना चाह रहे हैं कि 100 डेज हो गए हैं ड्यू टू दी ऑनगोइंग वॉर बिटवीन द यूक्रेन एंड रशिया, कोई भी काम नहीं मिल पा रहा। नंबर 2 उन्होंने बोला कि आई हैव नॉट गोट दी रॉ डायमंड ऑफ पातली, मतलब स्मॉल साइज़। उन्होंने बोला कि भाई जब से वॉर बिगेन हुआ है तब से मुझे एक सिंगल छोटा सा डायमंड भी नहीं मिला जिसके लिए रिलेटेड मैं काम कर सकूं। वो कहते कुछ मेरे रिलेटिव्स ऐसे हैं जो बहुत टाइम से इस बेस पे काम कर रहे थे, वो 1 लाख रुपए महीने का भी कमा रहे हैं, उनके पास भी पिछले 100 दिन से काम नहीं है। अब इसमें वो बोलते कि जो ये रॉ डायमंड आता है वो आता था रशिया से, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीकन कंट्रीज सच ए साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, कोंगो। और 75% जो इसकी कंजम्पशन है, जो पॉलिश्ड प्रोडक्ट है, वो होती थी USA में डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। अब वो बोलते जो रशिया यूक्रेन की वॉर के बाद में USA ने कुछ बैन लगा दिए रशिया कंपनीज पे। नियरली 27 to 30% ऑफ द रॉ मटेरियल आर फ्रॉम द रशिया इन पार्टली साइज, ठीक है। ऑलमोस्ट 70% इज़ इम्पोर्टेड फ्रॉम द रशिया, तो जिसकी वजह से उनके पास काम नहीं मिल पा रहा और वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में आ चुके हैं ड्यू टू दी वॉर, ठीक है। तो हम बोलते हैं कि भाई वॉर का हमारे पे क्या असर हो रहा है कि ग्रेटर इफेक्ट बहुत ज़्यादा नहीं हो पाएगा, लेकिन ये देखिए लोकल लेवल पे, मतलब स्मॉल लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे बहुत बड़ा इफेक्ट होता है इन चीज़ों का। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं। जो नेक्स्ट न्यूज़ आज हमने डिस्कस करनी है वो है रिलेटेड टू GS2।
यहाँ पे जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उन्होंने एक चीज़ बोली, कहते हैं माई फोकस हैज़ ऑलवेज बीन ऑन दी फास्ट डिलीवरी ऑफ जस्टिस। कोई प्रीलिम्स के लिए तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मेंस में आंसर राइटिंग में वी कैन राइट दीज काइंड ऑफ कोट्स, ठीक है, दीज नॉट कोट्स, दीज काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन.वी. रमन्ना हैज सेड कि भाई फोकस हैज़ ऑलवेज बीन ऑन इंश्योरिंग अ फास्ट डिलीवरी ऑफ जस्टिस टू द कॉमन मैन इन दी कंट्री। यहाँ पे उन्होंने बोला कि लैक ऑफ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर और जुडिशियल जो वैकेंसीज हैं उन्होंने एडवर्सली इम्पेक्ट किया है मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन दी फास्ट डिस्पोजल ऑफ द केसेस। और आउट ऑफ 1100 जजेस इन वेरियस हाई कोर्ट्स इन द कंट्री, इफ देर आर अबाउट 400 to 500 पोस्ट वेकेंट ऑल द टाइम, हाउ कैन वन एक्सपेक्ट फास्ट डिलीवरी ऑफ जस्टिस? ही क्वेश्चन कि वो आप अगर बोलते हो कि भाई फास्ट डिलीवरी ऑफ जस्टिस नहीं हो रहा, तो अगर 1100 जजेस हैं टोटल, उनमें से 400-500 जो सीट्स हैं वो खाली रहेंगी, तो कहाँ से फास्ट जस्टिस हो पाएगा? ये यहाँ पे एक प्रॉब्लम यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है जी, नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है नोज अननोन। यहाँ पे देखिएगा बीजेपी के नॉमिनी विल बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट, ये वो क्रूशियल अपोजिशन के लिए, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और अगर आपको लगता है भी भाई इंपॉर्टेंट है ये, तो अभी थोड़ी वेट करो यार, जब प्रॉपर पिक्चर सामने आएगी कि भाई इलेक्शन हो रहा है, कौन बंदा वो फील्ड में आ रहा है, कौन बंदा नहीं आ रहा, उस टाइम पे बात कर लेंगे। अदरवाइज बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। वो बोल रहा है इतनी ज़्यादा वोट है जी, उसके पास इतनी वोट है, तो वो खास इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर हम नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें, रेस्टोरेशन का मतलब है यहाँ पे श्रीलंका की बात की जा रही है। यहाँ पे जो श्रीलंका फाइनेंस मिनिस्टर है जिसका नाम है बासिल राजापक्सा, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उन्होंने एक सरप्राइज़ क्या किया है यहाँ पे, मतलब सरप्राइज़ तो नहीं बोल सकते, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। अब हो क्यों रहा था? बिकॉज के आपको भी पता है कि वहाँ की पब्लिक का जो मूड है वो बहुत ही ज़्यादा एडवर्स था रिगार्डिंग दी फैमिली ऑफ हिम, जिसमें प्रेसिडेंट आता था गोतबाया राजापक्सा और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर महिंदा राजापक्सा। ठीक है, तो वो आप एक चीज़ देख रहे हो, प्रेसिडेंट उसका भाई, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर भाई और फाइनेंस मिनिस्टर भी भाई। अब यहाँ पे और चीज़ यहाँ पे क्या देखने को मिल रही है, जो वायलेंस है वो एक आउटकम था ऑफ द अटैक अनलीस्ड बाय द सपोर्टर ऑफ द रूलिंग श्रीलंका पोडुजना पेरामुना, ठीक है, ऑन द पीसफुल एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट। आपको याद होगा कि एक पीसफुल एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट चल रहा था। अब उस प्रोटेस्ट को देखते हुए जो दूसरे लोग थे उन्होंने अटैक करना स्टार्ट कर दिया जो पार्टी को सपोर्ट करते थे इनके ऊपर, जो कि पीसफुल था। अब इनका जो प्रोटेस्ट था, ये जो पीसफुल वाले बंदे, उनका नाम था गो होम गोताबाया राजापक्सा, मतलब छोड़ दो भाई, क्योंकि जो कंट्री थी वो वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस में चल रही थी। अब इस चीज़ को देखते हुए जो प्रो गवर्नमेंट थे या फिर प्रो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने अटैक किया, उसके बाद में वायलेंस होना स्टार्ट हो गया। अब ये जो पॉलिटिकल डिपार्चर हुआ है वो उस टाइम पे हुआ जब 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस करने की बात की जा रही थी, जिसमें लिखा क्या हुआ था, इंपावर करता था पार्लियामेंट को ओवर द एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट अपार्ट फ्रॉम बेरिंग दोज होल्डिंग ड्यूल सिटीजनशिप फ्रॉम एंटरिंग द लेजिस्लेचर, कि हम लेजिस्लेचर में एंटर नहीं होने देंगे जिनके पास ड्यूल सिटीजनशिप है। और ये जो बंदा है जिसने अभी रिजाइन किया, बासिल राजापक्सा, इसके पास 2 सिटीजनशिप थी, एक तो श्रीलंका की और सेकेंड अमेरिकन सिटीजनशिप 2 would have been affected and realization may have dawned on him। वो अपने आप से पहले से छोड़ के चले गए। तो मे बी इनके छोड़ने के बाद में जो कोई नया बंदा यहाँ पे आएगा वो कहते कि कुछ ना कुछ अलग करेगा ताकि ये जो सिचुएशन है वो कंट्रोल में आ पाए या ठीक हो पाए। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी इंडियन इकॉनमी के बारे में। दिस आर्टिकल इज़ रिलेटेड टू GS3, जिसमें बोला जा रहा है इंडिया इज़ नॉट द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी। ठीक है, ये एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी नहीं है। यहाँ पे अगर हम बात करें द प्रोविजनल एस्टिमेट ऑफ एनुअल नेशनल इनकम, ठीक है, 2021-22, देखिए 2 तरह की GDP होती है। मैंने आपको दूसरी जो हमारी इकॉनमी की वीडियो सीरीज़ चल रही है वो आप देख सकते हो, श्री राम इकॉनमी वीडियो सीरीज़ चल रही है, उसमें मैंने बताया था एक तो नॉमिनल GDP रहती है और एक रियल GDP रहती है। जो नॉमिनल GDP है हम उसमें इन्फ्लेशन लेकर चलते हैं, साथ में काउंट करते हैं, और रियल GDP में मैं इन्फ्लेशन को एक्सक्लूड कर देता हूँ, मतलब निकाल देता हूँ या फिर एडजस्ट कर देता हूँ इन्फ्लेशन को। यहाँ पे देखते हैं, वो कहते हैं जो GDP है वो ग्रो हो रही है टू 8.7% इन रियल टर्म्स, मतलब ये वाली टर्म्स में रियल GDP, और 19.5% इन नॉमिनल टर्म्स, मतलब इंक्लूडिंग इन्फ्लेशन, जो ऐसे मैंने आपको ऊपर बताया या फिर हमने उस अपनी सीरीज़ में किया था इकॉनमी की। इट मेक्स इंडिया द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकॉनमी इन द वर्ल्ड। फर्दर द रियल इकॉनमी इज़ 1.51% लार्जर देन इट वॉज इन 2019-20, जस्ट बिफोर द नोवल कोरोना वायरस पेंडेमिक हिट द वर्ल्ड।
अगर हम नॉमिनल टर्म्स में बात करते हैं इट इज़ हाईली हायर बाय 17.9%, ठीक है, लेकिन रियल टर्म्स में अगर हम देखें ओनली 1.51% बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है द रेट ऑफ इन्फ्लेशन वॉज 10.8% और 16.4% बिटवीन दी 2 ईयर्स 2019-20 और 2021-22 कि अगर हम बात करते हैं कि भाई हमारी जीडीपी इंक्रीज हो रही है, उसमें इन्फ्लेशन का एक बहुत बड़ा रोल देखने को मिल रहा है। इसी वजह से नॉमिनल जीडीपी ज़्यादा बढ़ रही है एज कंपैरिजन टू रियल जीडीपी। अगर हम क्वार्टरली ग्रोथ रेट की बात करें, द पिक्चर इंप्लाइज ऑलमोस्ट नो ग्रोथ एंड हायर इन्फ्लेशन, जिसकी वजह से हमें लगता है जीडीपी इंक्रीज हो रही है लेकिन ग्रोथ कोई नहीं हो पा रही और इन्फ्लेशन हाई होती जा रही है। 2021-22 की अगर मैं रेट ऑफ ग्रोथ की बात करूं, वो स्लो डाउन हुआ है। ऑफकोर्स 2020-21 में आपको पता है कोविड-19 का लॉकडाउन था और पहले क्वार्टर में -23.8% हमें क्या देखने को मिला था ग्रोथ रेट। आफ्टर दैट द रेट ऑफ ग्रोथ पिक्ड अप इन 2021-22 क्वार्टर वन हैड टू शार्पली राइज बाय 20.3%। सो 2021 में आपको पता है प्रॉपर लॉकडाउन था, 21-22 में थोड़ा बहुत खुल गया था, उसके बाद में ये जो ग्रोथ रेट है आपको देखने को मिल रही है। अब डेटा एज द प्रॉब्लम क्या है? सो द डेटा फॉर द फोर्थ क्वार्टर ऑफ 2021-22, सपोज 2021-22 के अगर मैं क्वार्टरली डेटा की बात करूं, वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है क्योंकि उस टाइम तक उनके पास सिर्फ प्रोविजनल डाटा रहता है, जिस चीज़ की वजह से द फर्स्ट इशू इज दैट ड्यूरिंग 2020-21 ड्यू टू द पेंडेमिक फुल डेटा कुड नॉट बी कलेक्टेड फॉर द क्वार्टर वन, ठीक है। और फर्दर फॉर एग्रीकल्चर क्वार्टरली डेटा अज्यूम दैट द टारगेट्स आर अचीव्ड। जो क्वार्टरली डेटा है वो एग्रीकल्चर के लिए ये दिखा रहा था कि सारे टारगेट्स पूरे कर लिए, लेकिन क्वार्टर वन में जहाँ तक कहते हमने देखा बुलोट ऑफ फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल, फ्लावर्स, मिल्क और पोल्ट्री प्रोडक्ट्स जो कि कुड नॉट कम टू द मार्केट और रोटेड और वेस्टेड, जिसकी वजह से मोर देन 50% ऑफ द एग्रीकल्चर आउटपुट है जो दिस इज़ मोर देन 50% ऑफ द एग्रीकल्चर आउटपुट, ये वाला जो चीज़ खराब हुई है। सो जो ग्रोथ रेट है एग्रीकल्चर का वो सर्टेनली लेस देन ऑफिशियल फिगर ऑफ द 3%, ठीक है। और आगे देखते हैं एरर्स इन टोटल एंड कंपोनेंट्स। एरर इन टोटल एंड कंपोनेंट का मतलब क्या है? द मेथड यूजिंग दी ऑर्गेनाइज सेक्टर टू प्रॉक्सी दी अनऑर्गेनाइज नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में हैव बीन एक्सेप्टेबल बिफोर डीमोनेटाइजेशन, लेकिन डीमोनेटाइजेशन के बाद में जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा नीचे बैठना स्टार्ट हो गया। अब इसमें देखते हैं द रीज़न इज दैट द अनऑर्गेनाइज नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर सफर्ड फार मोर देन ऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर से ज़्यादा सफ़र कर रहा है अनऑर्गेनाइज सेक्टर, more so during the waves of the pandemic. Larger parts of the unorganized non-agriculture sector have experienced a shift in demand to the organized sector since they produce similar things, ठीक है। So ये जो introduces large errors in the GDP estimates. So all that is known is that MSME sector has faced closure and failures. जो MSME sector है वो closure और failures की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम यहाँ पे पॉसिबल करेक्शन की बात करते हैं, इन द बेस्ट पॉसिबल सिनारियो लेट अस अज्यूम दैट द ऑर्गेनाइज सेक्टर है जो 55% ऑफ जीडीपी और एग्रीकल्चर 14% ऑफ जीडीपी आर ग्रोइंग एट द ऑफिशियल रेट ग्रोथ ऑफ द 8.2%, जो कि क्या है ऑर्गेनाइज सेक्टर, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर 3% से रिस्पेक्टिवली बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है? हमारी कंट्री में ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर आफ्टर डिमोनेटाइजेशन और आफ्टर ये अपना कोविड-19 ऑर्गेनाइज सेक्टर तो बढ़ता जा रहा है लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर बिल्कुल ही क्या हो चुका है? डूब चुका है। देन दे वुड कंट्रीब्यूट टू 4.93% ऑफ द जीडीपी ग्रोथ। सो नॉन एग्रीकल्चर अनऑर्गेनाइज्ड कंपोनेंट इज डिक्लाइनिंग फॉर 2 रीजन। पहला क्लोजर ऑफ यूनिट, नंबर 2 शिफ्ट इन द डिमांड टू द ऑर्गेनाइज सेक्टर। Even if 5% of the units have closed down this year, 5% of the demand has shifted to the organized sector. The unorganized sector would have declined by about 10%. So the contribution of this component to the GDP growth would be minus 3.1%. तो हम जो पहले से बहुत टाइम से बात करते आ रहे हैं कि जो डीमोनेटाइजेशन है, जो जीएसटी है और ये जो लॉकडाउन है, इसका मेजर इम्पैक्ट पड़ा है मिडिल क्लास या फिर वीकेंड से यहाँ पे अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर था उस पर, ठीक है। सो बेस्ड ऑन दीज अजम्पशन जो जीडीपी है फॉर 2021-22 वुड हैव ग्रोन बाय ओनली 1.8% एंड नॉट 8.7%, जो कि हम नॉमिनल टर्म्स में लेकर चल रहे हैं। रियल टर्म्स में इतनी बढ़िया भाई, तो इस वजह से बोला जा रहा है रिकवरी इज इनकम्प्लीट और इंडिया इज़ नॉट द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिग इकॉनमी इन दी वर्ल्ड। हाँ, अगर आप डेटा इस तरह का दिखा के बोल दोगे कि यार भाई फास्टेस्ट इकॉनमी, उसके बारे में हम कुछ कर नहीं सकते। नेक्स्ट न्यूज़ है कि जो कश्मीरी पंडित्स है दे आर लिविंग ऑन द एज। ऑब्वियसली वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दीज काइंड ऑफ आर्टिकल्स बिकॉज ऑफ द टारगेटेड किलिंग्स। नाउ अगेन द कश्मीरी पंडित्स आर लिविंग द वैली
वैली एरिया, और वहाँ पे बहुत कम फैमिलीज है जो कि दोबारा से बची हैं, अदरवाइज दे आर लिविंग, बिकॉज इन दी कश्मीर वी आर फेसिंग दी टारगेटेड किलिंग। अगर कोई भी बाहर वाला बंदा वहाँ पे काम कर रहा है, वेदर दे आर फ्रॉम दी जम्मू, वेदर दे आर फ्रॉम राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, फ्रॉम एनी वेयर, दे द टेररिस्ट आर किलिंग और द किलिंग्स आर दी टारगेटेड किलिंग्स। ठीक है, टारगेटेड किलिंग्स का मतलब कि सिर्फ उस बंदे को ही गोली मार के जाते हैं या फिर मार के जाते हैं, अदरवाइज किसी के ऊपर भी अटैक नहीं करते हैं। यहाँ पे ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब नेक्स्ट न्यूज़ है, दिस इज रिलेटेड टू GS3 न्यूक्लियर वाला। यहाँ पे जो रशिया है उन्होंने बोला कि हम अब से एक नया जो न्यूक्लियर फ्यूल है वो आपको मतलब डिलीवर करेंगे जो कि मोर एफिशिएंट होएगा। यहाँ पे बोला गया रोसाटोम स्टेट कॉरपोरेशन ऑफ रशिया वो रिलायबल, ज़्यादा रिलायबल और कोस्ट एफिशिएंट न्यूक्लियर फ्यूल मतलब हमें भेजेंगे, जिसका नाम है TVS-2M। ठीक है, TVS-2M। अगर वहाँ पे क्वेश्चन आता है इस तरह का, TVS-2M was recently seen in the news and is related to, so TVS-2M would be important for the upcoming prelims exam. Once the new TVS-2M fuel is issued in the next refueling, the reactor will start operation with 18 months fuel cycle। पहले 12 months के बाद में वो रुक जाता था। सो इस वजह से उसकी मेंटेनेंस, उसका कोई भी जो चीज़ है ऑब्वियसली वो क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। अब जिस चीज़ की वजह से जो ऑपरेशन है जितना वो कहते हैं ज़्यादा होएगा उतना ही उसकी जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो इसकी जो चीज़ है, अगर आपने देखो, आपने अब क्या बताना है, आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर ये ज़्यादा महीने काम करेगा, पहले 12 महीने तक काम करता था, अब ये 18 महीने तक काम करेगा, तो इसका जो आई कोर है, मतलब इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशो है, वो हाई होएगा या फिर लो होएगा, आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। पहले 12 महीने काम कर रहा था, अब 18 महीने तक काम करेगा। अगर 18 महीने तक काम करेगा तो इसका आई कोर हाई या लो होएगा, आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। जिन जिन बच्चों ने ये आई कोर का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है बहुत बढ़िया मेरे से, अदरवाइज मैं आई कोर का जो कॉन्सेप्ट है हम इकॉनमी की वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि कल को अपलोड हम करते होते हैं संडे को, आपको बताइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है रिलेटेड टू नो टैक्स ऑन कंपनसेशन फॉर लैंड टेकन फॉर रेल प्रोजेक्ट्स, हाई कोर्ट। अब सपोज के रेलवे लाइन कहीं से निकल रही है और वहाँ पे किसी की लैंड आ गई, ये लैंड को एक्वायर कर लिया किसने, यहाँ पे रेलवे ने एक्वायर कर लिया। अब यहाँ पे जो कंपनसेशन उसको मिलती थी बंदे को, सपोज ये ABC बंदा है, इसकी लैंड थी बेचारे की, इसकी लैंड एक्वायर कर ली रेलवे ने और इसको एज अ कंपनसेशन फॉर 1 करोड़ रुपीज़ देना है। तो पहले क्या होता था, इस पे टैक्स पे करना पड़ता था, लेकिन टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है ऑब्वियसली, नहीं तो 1 करोड़ में से अबाउट 34 to 35 लाख विल बी प्रोवाइडेड टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, क्योंकि ये इतना इनकम टैक्स यहाँ पे बन जाएगा। तो नो टैक्स ऑन कंपनसेशन फॉर द लैंड टेकन फॉर द रेल प्रोजेक्ट्स, हाई कोर्ट ने ये चीज़ बोल दी गई है। एंड दिस न्यूज़ वॉज रिलेटेड टू GS2, ठीक है, पॉलिटी वाला सेक्शन। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं। वुड नॉट रूल आउट वॉर ओवर ताइवान चाइना। चाइना ने बोला वो हेजिटेट नहीं करेगा अगर ताइवान ने डिक्लेयर किया इंडिपेंडेंस, या फिर अगर USA ने बहुत ज़्यादा दखलंदाजी की, हम 1 मिनट में वॉर को जो डिक्लेयर कर देंगे ताइवान के ऊपर। और ये चीज़ किसने बोली है, ये चीज़ बोली है जो कि चाइनीज़ डिफेंस मिनिस्टर है, ये वॉर्न किया है US काउंटर पार्ट ऑन फ्राइडे। तो ये चीज़ पहले तो आपने क्या करनी है, यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है, सो दिस आर्टिकल इज रिलेटेड टू, दिस न्यूज़ इज रिलेटेड टू GS2 इंटरनेशनल रिलेशंस। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं, बड़े अच्छे वे से समझिएगा। जो फिच है वो अपग्रेड करता है इंडियाज़ आउटलुक टू स्टेबल साइटिंग रैपिड रिकवरी। दीज डेटाज आर नॉट इम्पॉर्टेंट, 7.8%, 8.5%, ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। जब आपने इफ़ यू आर गोइंग टू अपीयर फॉर दी 2023 यू हैव टू प्रिपेयर द इकोनॉमिक सर्वे। आपको इकोनॉमिक सर्वे अच्छे वे से तैयार करना है जी। ठीक है, तो उस पे जो डेटा आएगा वो हमने पढ़ना है, वो उस पर भी डेटा नहीं, ट्रेंड्स देखने हैं, ऊपर जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं, क्या ट्रेंड्स आ रहे हैं वो हम देखेंगे। तो ये चीज़ पहली चीज़ वो बोलते हैं कि रैपिड रिकवरी की तरफ इंडिया जो वो बढ़ने की कोशिश करेगा। अब यहाँ पे जो रुपी है वो डेप्रीशिएट होता ही जा रहा है, मतलब क्या है, रुपी सिंक्स टू रिकॉर्ड लो ऑफ 77.93%। के अगर जो $1 है वो 60 रुपीज़ का था, तो $1 आज की डेट में 77.93 रुपीज़ का हो चुका है, मतलब वो डेप्रीशिएट हो रहा है। यहाँ पे जो डॉलर है वो एप्रीशिएट हो रहा है, ऑब्वियसली जो हमारा रुपीज़ है वो क्या हो रहा है, यहाँ पे डेप्रीशिएट होता हमें नज़र आ रहा है, डेप्रीशिएट होता नज़र आ रहा है। अब इसके 2 रीज़न बताए जा रहे हैं। नंबर 1, ध्यान से समझिएगा इसको, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है।
नंबर वन, जो क्रूड ऑयल है, जो क्रूड का प्राइस है, जो क्रूड का क्या है प्राइस, वो इंक्रीज़ होता जा रहा है। नंबर टू, जो एफपीआई है वो आउटफ्लोज उसके, मतलब हमारी कंट्री से एफपीआई का जाना, वो भी एक कारण है। अब दोनों को डिटेल में समझेंगे। यहाँ पे एक चीज़ देखना, यूएस इन्फ्लेशन एक्सेलरेट्स टू ऑलमोस्ट 41 ईयर हाई। मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे यूएसए में इन्फ्लेशन हो चुकी है। अब ध्यान से इस टॉपिक को समझना, डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ। अब यूएसए में लॉकडाउन के बाद में, आफ्टर लॉकडाउन क्या हुआ था, उन्होंने अपनी जो पॉलिसी है, जो मॉनेटरी पॉलिसी है, उन्होंने ईज़ कर दी। और ईज़ को वहाँ पे बोलते हैं क्वांटिटेटिव ईजिंग, मतलब जो इंटरेस्ट रेट था वो क्या कर दिया था, डिक्रीज़। इंटरेस्ट रेट डिक्रीज़ करने से मनी सप्लाई इंक्रीज़ हो गई थी, तो लोगों ने डॉलर बाय किया वहाँ से और इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया कहाँ पे, हमारी कंट्री में, क्योंकि वी आर आ ग्रोइंग इकॉनमी। अब इस चीज़ की वजह से यहाँ पे हमारी मार्केट में डॉलर का आना स्टार्ट हो गया था, विच वॉज बेटर फॉर द इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन इकॉनमी। लेकिन अभी क्या हुआ, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हुई है। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आपको भी पता है, हमारी आरबीआई भी ऐसे ही करती है। आपने लास्ट टाइम न्यूज़ भी देखी होगी कि रेपो रेट को इंक्रीज़ कर देती है, मतलब इंटरेस्ट रेट है जो वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ होगी। हम इसको बोलते हैं फेड टेपरिंग। अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ होगी तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। और मनी सप्लाई के डिक्रीज़ होने से जो डॉलर है वो जब हम बाय करेंगे, वो भी हम क्या करेंगे, कम बाय करेंगे ऑब्वियसली। और जितना भी डॉलर यहाँ पे पड़ा था, जब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो गया, जो डॉलर ऊपर लेकर आए थे इंडियन मार्केट में, वो यहाँ से निकालेगा और यूएसए मार्केट में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करेगा। क्योंकि वहाँ पे इंटरेस्ट रेट अब क्या हो चुका है, हाई हो चुका है। पहले इंटरेस्ट रेट क्या था, लो था, जिस चीज़ की वजह से यहाँ से डॉलर क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, चला जाएगा। नंबर वन, ठीक है, पहली चीज़ तो आपने। नंबर टू ये याद रखना है, नंबर वन यहाँ पे क्रूड का प्राइस राइज हो रहा है। अब देखो, जब मैं क्रूड मंगवाता हूँ, मतलब मैं इंपोर्ट करता हूँ, मैं बाहर से मंगवा रहा हूँ, है ना। जब मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मैं क्या करता हूँ, डिमांड करता हूँ किस चीज़ की, डिमांड करता हूँ मैं डॉलर की, कि भाई मुझे डॉलर चाहिए। अब डिमांड क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। लेकिन जो सप्लाई मतलब बाहर से जो डॉलर आ रहा था, वो क्या हो रहा था, डिक्रीज़। यहाँ पे डॉलर क्या हो रहा था, डिक्रीज़ हो गया, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया एफपीआई क्या हो रही है, आउटफ्लो। और आउटफ्लो क्यों हो रही है, यहाँ पे सारा रीज़न दिया। अब इन दोनों को देखते हुए चीज़ों को, सप्लाई डिक्रीज़ है डॉलर की और जो डिमांड है वो इंक्रीज़ है, किस चीज़ की, डॉलर की। तो अगर कोई भी चीज़ ऐसे ही हो तो वो क्या हो जाती है, महंगी हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है, हमारा जो रुपीज़ है उसकी जो डिमांड है वो कम है, सप्लाई ज़्यादा है, तो वो डेप्रीशिएट हो रहा है। अब जो डॉलर है उसकी डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, तो वो एप्रीशिएट होता हमें नज़र आ रहा है। ये पॉइंट आपने यहाँ पे याद रखना अच्छे वे से, ठीक है जी। अगर कोई डाउट हुआ कमेंट सेक्शन में पूछना है, प्रॉपर तरीके से बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, लास्ट में इंडियन क्रूड ऑयल बास्केट टचेस 10 ईयर हाई, यहाँ पे सेम पॉइंट, ये सारा कुछ ही रिलेटेड था आज न्यूज़पेपर में। सो इस पॉइंट को आपने याद रखना है। चलो, लास्टली ये सारी न्यूज़ हमने कवर की। और कल मैंने एक चीज़ गलत बता दी थी अबाउट दी प्रेसिडेंट रिमूवल, है ना। वहाँ पे मुझसे गलती से बताया गया कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली वाले पार्टिसिपेट करेंगे रिमूवल में, वो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है और गलत नहीं करना। वैसे मैंने उसको क्लिप को काट दिया था बाद में, लेकिन ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दी होल वीडियो। आप इसको शेयर कर सकते हो। अगर ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे कोई दिक्कत आई ये इकॉनमी वाले में, आप कमेंट सेक्शन में पूछिए अच्छे वे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाय बाय, थैंक यू सो मच।